नमस्कार, HNN 24/7 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। रुक करेंगे खबरों का। सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को सोनभद्र दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने रॉबर्टगंज में आयोजित विधायक खेल महाकुंभ में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने पौराणिक स्थलों के उद्धार की घोषणा करते हुए कहा कि इन स्थलों को पुनः संरक्षित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस क्षेत्र को ग्रीन एनर्जी के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा सीएम ने खेल प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहन देने और बात की और कहा कि दंगल के खिलाड़ियों ने भी प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जब हम खेलकूद की बात करते हैं, नए भारत की बात करते हैं, तो सर्वांगीण विकास के भारत की बात होती है। और याद रखना, भारत विकास के नित नए प्रतिमान तब स्थापित करेगा जब उत्तर प्रदेश विकास करेगा। उत्तर प्रदेश विकास तब करेगा जब हर जनपद विकास के पायदान पर मजबूती के साथ खड़ा होगा। केवल एक जगह के विकास से प्रदेश का विकास नहीं होगा। हमें सर्वांगीण विकास की उस रूपरेखा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसमें आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत का विकास तो हो ही, भौतिक विकास के कार्य भी हो, शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ रोजगार और खेलकूद की गतिविधियों को भी उतनी प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जाए। और इसी को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर विकास के नित नए प्रतिमान को स्थापित करने का काम किया गया। आज एक नए भारत का दर्शन होता है। नया भारत कहीं काशी विश्वनाथ धाम के रूप में जाना जाता है। अयोध्या में 500 वर्षों की विरासत को संरक्षित करते हुए राम मंदिर के निर्माण का भव्य स्वरूप सामने आता है। एक नई अयोध्या के दर्शन होते हैं। तो प्रयागराज की धरती पर इस सदी का पहला महाकुंभ भी आज हमें दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। करोड़ों लोग, आपने देखा होगा पिछले 3 दिन में लगभग 6 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और सरस्वती की पावन त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाकर के पुण्य के भागीदार बने हैं। हर कोई प्रयागराज आना चाहता है, हर कोई काशी आना चाहता है, हर कोई अयोध्या आना चाहता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की विरासत और विकास की उस परिकल्पना का साकार रूप है जो आज दुनिया देख रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना साकार हो रही है। मैं बधाई दूंगा सोनभद्र वासियों को, यहां के जनप्रतिनिधियों को। श्री भूपेश चौबे जी हैं, संजीव गौड़ जी हैं, अनिल मौर्य जी हैं, इन सबको मैं बधाई दूंगा। इन्होंने मांग की थी कि क्या सोनभद्र में भी मेडिकल कॉलेज बन सकता है। हमने कहा बन नहीं सकता, बनेगा, जरूर बनेगा। और आज यहां मेडिकल कॉलेज संचालित हो गया है। ये लोग बोलते थे कि क्या सोनभद्र में भी हर घर नल की योजना लागू हो पाएगी। हमने कहा होगी नहीं, होना है, और उसको भी कर दिया गया है। वे जहां ऊर्जा है, जहां जल है, वहीं के लोग प्यासे रह जाए तो कैसे काम चलेगा। हम उन घरों तक जल पहुंचाएंगे। यहां के पौराणिक स्थलों का पुनरुद्धार करेंगे, उनका सुंदरीकरण करेंगे। जो रिजर्वायर बने हुए हैं, फ्लोटिंग सोलर पावर के माध्यम से ग्रीन एनर्जी के रूप में भी इस क्षेत्र को विकसित करने का काम करेंगे। यहां के लोगों के लिए यहीं पे रोजगार पैदा हो,
यह भी करेंगे। और उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं धन्यवाद दूंगा श्री भूपेश चौबे जी को, जिन्होंने विधायक खेलकूद प्रतियोगिता को यहां पर इस रूप में लिया है। युवा तो हैं, छात्र छात्राएं तो हैं, सीनियर सिटीजन भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। कितना मनोरंजन का खेल था जब रस्साकसी का खेल अमृत खेल के रूप में 60 साल से ऊपर के लोग उस रस्साकसी के साथ जुड़े थे। कितना मनोरंजन भी था, साथ साथ एक शक्ति की सामर्थ्य दिखाने का एक अवसर भी था। मोती झील में ग्रामोद्योग को लेकर एक महोत्सव शुरू किया जा रहा है, जिसमें 130 दुकानें लगाई जा रही हैं। वहीं महोत्सव में बच्चों के खिलौने, आचार, खादी का सामान बेचा जाएगा। इस महोत्सव का आयोजन आज से शुरू हो गया है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने बताया कि कानपुर के लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इस महोत्सव में हिस्सा लें और सामान खरीदें, जिससे कि इसमें होने वाली कमाई सीधे गरीबों के पास पहुंचेगी। साथ ही 25% सब्सिडी भी मिलेगी। मंडल की इकाइयां और प्रदेश की जो इकाइयां हैं उनके उत्पाद यहाँ पर हैं। कुछ बाहर के भी लोग, राजस्थान के, कुछ हमारे बगल बगल की भी इकाइयों के लोग आए और जितने भी उत्पाद हैं उनका यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। माटी कला बोर्ड के द्वारा जो मिट्टी के बर्तन हैं, या खादी के जो छोटे छोटे जो उद्यमी हैं, खिलौने वाले, अचार वाले, अगरबत्ती वाले, मोमबत्ती वाले, ये सब तरह का जो ग्राम उद्योग है, गांव का जो उत्पाद है, और खादी बोर्ड से जो सहायता दी जा रही है, उन सारे इकाइयों के उत्पादों का यहाँ पर प्रदर्शन होगा। मैं कानपुर के निवासियों से, यहाँ के लोगों से आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे कि इस महोत्सव में मोती झील में है, आप आए। 130 दुकानें लगी हैं, 25% की सब्सिडी है और 100% शुद्ध खादी यहाँ मिलेगी। तो ज्यादा से ज्यादा आकर के खादी के उत्पाद को खरीदें, जिससे कि आपके खरीदे हुए पैसे से उसकी आय सीधे बुनकर तक जाती है, गरीब के घर तक जाती है और आपको की मदद से वो उत्पाद और आगे बढ़ता है। ये अनुरोध करें। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीति एक बार फिर तेज हो गई है। मिल्कीपुर में सपा और बीजेपी के प्रत्याशियों के बीच टक्कर है और उससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अयोध्या से आए कई पीड़ित परिवारों ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की और गुहार लगाई। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि आवास विकास परिषद जमीनें छीन रहा है और शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि पहले मंदिर निर्माण के समय 1000 एकड़ से ज्यादा जमीनें ली गई और अब आवास विकास परिषद करीब 500 एकड़ जमीन छीनने की कोशिश में है। पीड़ितों ने बताया कि प्रशासन की तरफ से औने पौने दाम दिए जा रहे हैं। अखिलेश यादव के सामने किसानों और पीड़ित परिवारों ने कहा कि हम लोग जमीन किसी को देना नहीं चाहते हैं। किसानों ने कहा कि अगर होटल का निर्माण ही करना है तो फिर हम लोग भी होटल का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन जिला प्रशासन ये सुनने को तैयार नहीं है। पीड़ितों की समस्याओं पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार किसानों और अयोध्या वासियों को परेशान कर रही है। अभी जब बात शुरू हुई तो ये कहा गया कि ये भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता रहे हैं और आज इनके साथ भी अन्याय हो रहा है। और सच्चाई तो ये है कि इधर जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सगी नहीं है। इधर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी फैसले ले रही है, काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ये महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सगी नहीं है। और मैं एक उदाहरण नहीं, कई उदाहरण दे सकता हूं। जो हमारे किसान यहां पर आए हैं, इनका तो सब कुछ छीना जा रहा है।
दादा परदादा से वर्षों से ये खेतीबाड़ी करते आए हैं, अपना घर मकान बना लिया, रजिस्ट्री हो गई हैं, बहुत सी अपने परिवार मिलकर के रह रहे हैं, लेकिन सरकार जानबूझ करके इनकी जमीन छीनना चाहती है। और जमीन किस चीज के लिए छीनना चाहती है? ये किसान जो आए हैं वो किसी विकास के खिलाफ नहीं है, क्योंकि अगर विकास होगा, खुशहाली होगी तो इनकी भी तरक्की होगी। इनका जो मानना और समझना यही है कि अगर अयोध्या में इतना विकास हो रहा है और खुशहाली आ रही है तो इनका भी साथ साथ विकास हो, इनके घर परिवार में भी खुशहाली आए। सरकार जानबूझ करके सस्ते में जमीन लेकर के कुछ मुनाफा कमाने के लिए और कुछ लोगों को मुनाफा कमाने देने के लिए ये जमीन जबरदस्ती छीन रही है। समाजवादियों का मानना है कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से किसान को मुआवजा मिलना चाहिए। और कई मौकों पर मैं और आप यहां पर बैठ करके कई बार चर्चा की है और यहां तक कहा मैंने कि ये अयोध्या प्रभु राम जी की जमीन है, धरती है उनकी। न केवल भारत, दुनिया के लोगों को वहां के प्रति आस्था है, तो वर्ल्ड क्लास सिटी बने, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बने, लेकिन जो लोग वहां से उजाड़े जा रहे हैं वो उजड़े नहीं, वो भी कम से कम बराबरी के साथ खड़े दिखाई दें। इसलिए मैंने कहा था कि अगर सर्किल रेट बढ़ा करके 6 गुना भी मुआवजा देना पड़े तो सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद हम लोगों के ऊपर जो अन्याय और अत्याचार अयोध्या में कर रहा है, उसी पीड़ा और वेदना को आपसे कहने आए हैं, आपसे गुहार लगाने आए हैं कि हम लोगों को इस अत्याचार से बचाइए। हम लोगों की बहुमूल्य जमीनें, कीमती जमीनें जो आवास विकास एकदम औने पौने दाम पर 5 लाख 6 लाख रुपया बिस्सा के दाम पर मुआवजा दे करके और करोड़ों रुपया में बेचने के लिए छीन रही है मान्यवर, ये कहीं भी नैतिकता के पैमाने पे खरा नहीं उतरता है। हद तो ये है कि इस देश में जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का है, उसकी कोई भी बात है, कोई भी जो बैरियर है, उसको आवास विकास नहीं मान रहा है। आवास विकास हर कानून को तोड़ के, नजरअंदाज करके और हर बेहद ही हम क्या कहें, हम कहना नहीं चाह रहे, लेकिन जिस तरीके से हम लोग की जमीन वो छीन रहा है मान्यवर, कहीं से भी ये ठीक नहीं है। तमाम बैरियर 2013 के कानून में दिए गए हैं कि आपको किसानों की सहमति लेनी है अधिग्रहण में। सेक्शन 8 में लिखा हुआ है कि अगर आपने पहले से कहीं अधिग्रहण कर रखा है तो आप नया अधिग्रहण, जब तक आप पूरा उपयोग न कर लीजिए उस जमीन को, तब तक आप नया अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग की जमीन औने पौने पे छीनना है, उसको उद्योगपति होटल वालों को 1.5 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपया बिस्सा में बेचना है। पूरी जमीन 1407 एकड़ जो ये ले चुके हैं मान्यवर, आज भी खाली पड़ी हुई है। आज भी वहां पे लोग जो है कोई अपना भैंस चराता है, कोई खेती करता है, और फिर आप नया 450 एकड़ लेने आ गए हैं। जो वहाँ पे किसान है, बार बार हम लोग भूमिहीन होने जा रहे हैं, हम लोग के पास जमीनें नहीं बचेंगी। आप जो मुआवजा दे रहे हैं उससे हम कहाँ जमीनें खरीदने जाएंगे। पूंजी जमा करके, LIC के डेथ क्लेम के पैसे सब जमा करके मैंने एक जमीन खरीदी थी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और मेरी अभी 12 साल की बेटी है। उन दोनों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, उज्जवल भविष्य के लिए मैंने जमा करके पैसे वो जमीन खरीदी थी, ताकि भविष्य में उनको अच्छा पढ़ा लिखा सकूं, बेटी की शादी कर सकूं। और वो जमीन आवास विकास परिषद जो है योजना में ले रही है और उसका मुझे सही मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। अब मैं अपने बच्चों को कैसे। लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में बैठक हुई। लगभग 1.5 घंटे तक चली बैठक में बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी संगठन और दिल्ली चुनाव को लेकर मंथन किया। इस दौरान बसपा के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में मायावती ने लोगों को संगठन में जोड़ने और कार्यक्रमों को तेज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के निर्देश भी दिए। लखनऊ में AIMIM के प्रवक्ता असीम वकार ने बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर बयान दिया है।
उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस को इस दिशा में जरूर जांच करनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने मांग करते हुए कहा है कि अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, जहीर इकबाल और शत्रुघ्न सिन्हा के परिवार को भी सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए। हो गया है कि कल रात जनाब सैफ अली खान साहब के घर में घुसकर उन पर हुए जानलेवा हमले से एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है कि महाराष्ट्र के राजधानी बॉम्बे में वीआईपी इलाके में घुसकर, वीवीआईपी इंसान के घर में घुसकर उन पर चाकुओं से हमला किया जा रहा है। ये किस तरह की मानसिकता को उजागर कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सैफ अली खान साहब के खिलाफ अभी जो कुमार विश्वास साहब ने एक नफरती भाषण दिया था, कहीं कोई व्यक्ति, कोई आपराधिक व्यक्ति कुमार विश्वास से प्रेरित होकर, उनके नफरती भाषण से प्रेरित होकर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने सैफ अली खान साहब पे हमला किया है? इस दिशा में जांच होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और इस बात को साफ होना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस तरह के और भी लोग हों जो कुमार विश्वास साहब से प्रेरित होकर इस तरह के मंसूबे बना रहे हों। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही उनका एक भाषण आया उनके बेटे को लेकर, सैफ अली खान साहब को लेकर और उनके बेटे को लेकर। अभी कुमार विश्वास साहब का एक भाषण बहुत वायरल हुआ। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर, इस दिशा में जांच होना चाहिए और कड़ी जांच होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो इस पर कार्रवाई भी होना चाहिए। और दूसरी मांग मैं करता हूं महाराष्ट्र पुलिस से, महाराष्ट्र की सरकार से, कि इसी दिशा में कुमार विश्वास साहब ने सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल साहब के बारे में भी एक भाषण दिया था, वो भी एक नफरती भाषण ही कहलाता है। सोनाक्षी सिन्हा, जहीर इकबाल साहब और शत्रुघ्न सिन्हा साहब की फैमिली और उनके परिवार की सुरक्षा को बढ़ा दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई सिरफिरा उनके घर में भी घुसकर इस तरह की हरकत। कानपुर समिति कक्ष में महापौर प्रमिला पांडे की अध्यक्षता में नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें 2025-26 का 28 अरब 53 करोड़ का बजट पास किया गया। बैठक में रखे गए पुनरीक्षित बजट के साथ ही 2025-26 के मूल बजट में पार्षदों को संतुष्ट करने के पूरे प्रयास किए गए, जिसमें अब उनके वार्डों में 25 लाख रुपए की जगह 50 लाख की लागत से विकास कार्य कराए जाएंगे। इसके अलावा बजट में सड़कों के निर्माण और उनकी मरम्मत के लिए 120 करोड़ की धनराशि रखी गई है। इस संबंध में महापौर ने बताया कि इसके अलावा पार्कों के लिए 40 करोड़, स्ट्रीट लाइट्स के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पिछली बार 1947 करोड़ का बजट था, जो इस बार बढ़ाकर 2832 करोड़ का रखा गया है। भैया देखो, आज कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें हमारे बजट, मूल बजट और पुनरीक्षित बजट दोनों पास हो गए, जिसमें हमारा जो बजट पास हुआ है वो 2800 करोड़ और क्या कहते हैं 53 लाख का बजट मेरा पास हुआ। संभल के चंदौसी नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी कृष्ण कुमार सोनकर और सभासदों के बीच विवाद मामले में अब अधिकारी ने माफी मांगी है। दरअसल सभासदों ने अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए नगर पालिका अध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि से शिकायत की थी, जिसके बाद नगर पालिका की अध्यक्षता लता के प्रतिनिधि अखिलेश कुमार खिलाड़ी ने दोनों पक्षों में समझौता कराया, जिसमें अधिशासी अधिकारी ने हाथ जोड़कर सभी सभासदों से माफी मांगी। था वो लोग आए थे एक साथ, जो है मतलब लोग एक साथ ही लोग बोल रहे थे, तो किसी की बात क्लियर हो नहीं रही थी। तो मैंने कहा कि शांत हो जाओ भाई, एक एक आदमी बारी बारी से बोले ताकि बात समझ में आए, उसका जवाब भी दिया जा सके और जो कोई शिकायत है उस शिकायत दूर किया जा सके। तो उसी क्रम में कुछ लोग हर्ट हो गए थे, 2-1 लोग थे, तो उन्होंने आज कहा कि नहीं, अगर ये सब खड़ा होकर के बोलेंगे, कहेंगे नहीं। लखनऊ के मलिहाबाद में डबल मर्डर की एक घटना सामने आई है, जहां मलिहाबाद के ईशापुर गांव में एक 6 साल की मासूम बच्ची और उसकी 25 साल की मां की गला रेतकर हत्या कर दी गई। इस घटना से आसपास हड़कंप मचा है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इसके लिए पुलिस की टीम छापेमारी भी कर रही है। जानकारी के मुताबिक ईशापुर गाँव में प्रकाश कनौजिया के घर के दरवाजा तक देर सुबह तक नहीं खुला, तो पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटाया। काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिलने पर दरवाजा तोड़ा गया, जहां कमरे में मां और बेटी की धारदार औजार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी और दोनों का शव खून से लथपथ था।
सूचना पाकर मौके पर डीसीपी पश्चिम सहित अन्य अधिकारी पहुंचे। पुलिस ने बताया प्रारंभिक जांच में ये मामला आपसी रंजिश का लग रहा है। पुलिस ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण सबूत जुटाए हैं और फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की मदद से मामले की जांच चल रही है। ये नहीं रायबरेली के भदोकर थाना क्षेत्र में बीती रात एक छनिया गांव में किसान की हत्या कर दी गई, जिसकी जांच में जुटी पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक किसान के बेटे ने ही पिता की हत्या करने की बात को स्वीकारा है। इसी से जो इसका बड़ा मृतक का बड़ा पुत्र है सुरेंद्र, जो कि सूरत में साड़ी बुनाई का काम करता है, ये पहले ही से कुछ दिनों पहले से ही एक ठान रखा था कि हम पिता को काम तमाम कर देंगे। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले विशेष समुदाय के युवक को बजरंग दल के लोगों ने जमकर पीटा। आपको बता दें कि आरोपी युवक पहले इंस्टाग्राम पर छात्रा को परेशान करता था और फिर उसे मिलने के लिए रेस्टोरेंट भी बुलाया। वहीं छेड़छाड़ कहाँ पे? देखिए सर्कुलर रोड पे पिज्जा कैफे। किस तरह से वो लड़का आपको परेशान कर रहा था? क्या कह के बुलाया था आपको आज? कॉलिंग के जरिए धमकी दी गई थी, भाई बहन को मार दूंगा अगर नहीं आई तो मिलने। बहुत दिनों से परेशान कर रहा था, पता नहीं नंबर कहाँ से गया, कॉन्टेक्ट से अपने भाइयों। संभल में बिजली विभाग ने एक महीने के अंदर बिजली चोरी के खिलाफ तगड़ा एक्शन लिया है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के यहां बिजली चोरी पकड़े जाने का मामला सामने आने के बीच अब तक विभाग की ओर से 1400 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। अब तक कुल जो है 1400 से अधिक बिजली चोरी के मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें 16 मस्जिदों पे भी है और 2 मदरसे शामिल हैं इसमें। कुल मिलाकर फतेहपुर के खागा कोतवाली क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक ने अपने घर पर एक युवती को बंधक बना लिया और तमंचे की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किया। हालांकि पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सर यह गलत काम हम खेत गए हारियत कर लेने, हमारी लड़की को बुला के ले गई उसकी औरत ने, गुरु की प्रसाद की हमारी लड़की के साथ गलत कार्य किया। फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र स्थित अशोक गिलास फैक्ट्री में भट्टी लीक होने से भीषण आग लगी। आग लगने से फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। कासगंज के सदर कोतवाली क्षेत्र में स्कूटी सवार छात्राओं को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार 2 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने एक छात्रा को मृत घोषित कर दिया। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो अपने नगरा भूल की शिवानी है, ये अपने के कॉलेज BSc की छात्राएं थी, कुछ क्रीड़ा क्षेत्र के लिए अपने एकत्रित हो रही थी साथ में। फिरोजाबाद के लाइनपारा थाना क्षेत्र स्थित गिहार बस्ती को एक दिन में खाली करने के आदेश मिलने से ही लोगों में हड़कंप मच गया। 50 साल से ज्यादा पुरानी बस्ती को तोड़कर सरकारी अस्पताल बनाने की योजना के चलते बस्ती को खाली करने का आदेश दिया गया है। वहाँ पापा ने माँ बाप भी नहीं हमारे, हम कैसे रहेंगे? हम 2 बहन भैया हमारे शादी करवाना ने वो भी हमारे यहाँ पड़े हुए। चंदौली के PDDU नगर में शिकायत मिलने पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान टीम को 3 गाड़ियों से लगभग 25 कुंटल पाउडर से बना खोया बरामद हुआ, जिसे पास के ही एक पोखरे में नष्ट कर दिया गया। अच्छे दिन आएगा। इसमें हमें इनपुट मिली थी कि यहाँ पे खोआ मंडी में मिलावट का खोया जो कि पाउडर से बनाया जाता है वो यहाँ पे पहुँचाया जा रहा है। तो उसके रेफरेंस में हम लोगों ने टीम गठित की। टीम में हमने मुख्य खाद्य सुरक्षा चीफ साहब को लिया, ये हमारे फूड इंस्पेक्टर अरविंद जी हैं, ये हमारे सैनिटाइजर सुबेदार पाठक जी हैं। इनको लेके पूरी हमने टीम गठित की और टीम गठित हमने छापा मारा।
तो छापामारी के दौरान 3 गाड़ी यहाँ पे खोए की भरी हुई पकड़ी गई है, जिसमें किसी ने भी उसको क्लेम नहीं किया है। ड्राइवर भी गाड़ी छोड़ के भाग गया, तो उसको बुलाया गया बाद में, तो उसने मालिकों से कहा कि कोई आए, लेकिन कोई यहाँ पे नहीं आया है। तो इसकी हमने जांच की, इस खोए की जांच की आईडी टीचर डाल के, तो इसने ब्लैकनिंग कलर दिया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।